हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको रेलवे ग्रुप डी के आंसर की का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें हम आपको साइंस के क्वेश्चन करवा रहे हैं। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 1 दिसंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के सारे क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों, कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न भिन्न चालों से गमन करते हैं। ये जो है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विलयन को स्थायी तब कहा जाता है जब डैश। दोस्तों, किसी विलयन को स्थायी तब कहा जाता है जब अविक्षुब्ध रहने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। क्या होने पर? अविक्षुब्ध रहने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, तब किसी विलयन को स्थायी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकल्प उदासीनीकरण अभिक्रिया को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? दोस्तों, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल और क्षार मिलते हैं और लवण और जल का निर्माण होता है, वही क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो अम्ल प्लस क्षार मिलकर किसका निर्माण करते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। यही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्यों में वृक्कों का यथार्थ स्थान क्या होता है? दोस्तों, मनुष्यों में वृक्कों का स्थान जो होता है, ये उदर में मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। कहाँ होते हैं? उदर में मेरुदंड के दोनों ओर। अगला क्वेश्चन, जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण है, यह बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। क्या करता है? यह बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है, इसलिए जीवों की आबादी में विविधता मुख्यतः महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर में गति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सी उंगली बल या गति की दिशा दर्शाती है? तो अंगूठा जो है दोस्तों, ये बल या गति की दिशा को दर्शाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, 20 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ने पर 10 मिनट तक प्रचालित होता है। उत्पन्न उष्मा डैश है। दोस्तों, हमको यहाँ पे उष्मा पूछा है और हमको क्या क्या दिया गया है? 20 ओम का प्रतिरोध दिया गया है, विभवांतर 220 वोल्ट दिया गया है और समय कितना दिया गया है? 10 मिनट दिया गया है। दोस्तों, हम जानते हैं उष्मा का एक फॉर्मूला होता है H बराबर V² इंटू टी के। एक फॉर्मूला हमको याद रखना है, V² इंटू टी। अब V का मान कितना है दोस्तों? 220। 220 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। तो 484 और कितने जीरो लग जाएंगे? 2 जीरो। इंटू समय कितना है? 10 मिनट। इसको जब सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 600 सेकेंड। और डिवाइडेड बाई प्रतिरोध कितना है दोस्तों हमारे पास में? 20 है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा 242, 2420 इंटू क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2420 इंटू 600। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 6 दूनी 12 की 2 हासिल का है 1, 6 चौ 24 और 1 25 की 5 हासिल का है 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1452 और कितने जीरो लग जाएंगे? 3 जीरो लग जाएंगे। अब हमको दोस्तों ऑप्शन भी देखना है। तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों, 1.45 इंटू 10 की पावर 5 जूल दिख रहा है एक में, और एक में दिख रहा है 1.45 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो अगर हम 1.45 लेते हैं दोस्तों, तो हमको यहाँ देखना है कि 10 की पावर हम क्या लगाएंगे। दोस्तों, हमने पॉइंट लगाया 1 के बाद में, तो कितने अंक बच गए? 1 2 3 4 5 6। तो हम 10 की पावर क्या लिखेंगे? 6 जूल लिखेंगे, ना कि 5 जूल। कितने अंक है दशमलव के बाद? 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या लगा दिया? 10 की पावर 6 लगा दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में किसको प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों, विद्युत अपघटनी परिष्करण के दौरान एनोड के रूप में जो है अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाना है, उसको प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है? पहला, जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है, तो ये स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है।
कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा द्रव्यमान के अनुसार 3:8 के अनुपात में होता है। तो ये भी क्या है दोस्तों, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा द्रव्यमान के अनुसार 14:1 के अनुपात में विद्यमान होते हैं। नहीं दोस्तों, ये हमारा क्या है, गलत है। तो केवल जो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार है वो है ए और बी। तो केवल ए और बी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस कण की उपस्थिति के कारण रुक्ष अंतःद्रव्यी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रुक्ष दिखाई देती है? दोस्तों क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इनकी सतह पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। इस वजह से ये सूक्ष्मदर्शी पे देखने पर कैसी दिखाई देती है, रुक्ष दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद सदैव डैश बनता है। दोस्तों जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद जो बनता है वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या बनता है अंतिम उत्पाद, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है जब किसी भी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि की तरंग की क्या विशेषता होती है? तो दोस्तों जो तेज ध्वनि तरंग जो होती है ना, इसका आयाम क्या होता है, अधिक होता है। इस वजह से जो है मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग की ये विशेषता होती है, अधिक आयाम होता है तेज ध्वनि में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाती है। वह व्यक्ति आगे की ओर गिरने लगता है। गति के निम्न नियमों में से कौन सा नियम इस घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है? तो दोस्तों न्यूटन की गति का पहला नियम जो है इस घटना के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है? दोस्तों डिंबवाहिनी नलिका है क्या? नहीं, तो मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। गर्भाशय मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। योनि मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। पुरः स्तः ग्रंथि जो है दोस्तों ये नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक ही भूमि पर निश्चित पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाए जाने का उदाहरण है? तो इसे हम बोलते हैं अंतरसयन, अंतरसस्यन, मतलब इंटरक्रॉपिंग इसे हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग। जब एक ही भूमि पर निश्चित पैटर्न में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है तो इसे हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकीर्णन के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को कहा जाता है? दोस्तों प्रकीर्णन के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसे हम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सूत्र इकाई को परिभाषित करता है? तो दोस्तों किसी आयनिक यौगिक की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग जो है ये सूत्र इकाई को परिभाषित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी पिंड का वेग बढ़कर अपने मूल मान से दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ये होता है 1/2 mv² के। क्या होता है, mv² के होता है गतिज ऊर्जा बराबर। दोस्तों जो गतिज ऊर्जा होती है ये डायरेक्ट v के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। v² के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। यदि इसका वेग बढ़कर अपने मूल मान से, पहले मान लीजिए वेग v था, अब वेग क्या हो गया 2v हो गया, तो क्या हो जाएगा 2v का स्क्वायर हो जाएगा। पहले वेग v² था, अब क्या हो गया 2v², मतलब 4v² आ जाएगा। और दोस्तों 4v² आ जाएगा मतलब गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। यह मूल मान का कितना गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है, और भार कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। तो यही क्या है, कथन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूक्लियन परमाणु में पाए जाने वाले अपरमाणविक कण होते हैं, इनमें डैश शामिल होते हैं। दोस्तों न्यूक्लियन किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि भूमि से निम्न में से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक होगा? दोस्तों कृषि भूमि से किस खरपतवार को हटाना किसानों के लिए लाभदायक होगा? दोस्तों सूर्यमुखी होगा क्या? नहीं। गेहूं को हटाएंगे क्या? नहीं। सोयाबीन को हटाएंगे क्या? नहीं। पार्थेनियम इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों पार्थेनियम खरपतवार को हटाना किसानों के लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। ठीक है, एक तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तैराक को आगे की ओर धकेलने वाला प्रतिक्रिया बल डैश। दोस्तों एक तैराक जो है पानी को पीछे की ओर धकेलता है और तैराक को आगे की ओर धकेलने वाला प्रतिक्रिया बल क्या करता है, पानी तैराक को आगे की ओर धकेलता है। मतलब ढकेलने वाला प्रतिक्रिया बल पानी जो होता है ये तैराक को क्या करता है,
आगे की ओर धकेलता है। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव्य है, कोशिका भित्ति भी है, हृदय जो है ये कोशिका के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस पादप की जड़ें नए पादपों को जन्म दे सकती है? तो दोस्तों शकरकंद की जड़ें जो होती है ना, ये नए पादपों को क्या कर सकती है? जन्म दे सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असंतुलित अभिक्रिया का संदर्भ लीजिए। दोस्तों हमको जो अभिक्रिया है असंतुलित दी गई है, इसको हमको संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन उठाते हैं दोस्तों, पहला वाला, पहला रखते हैं 2 4 2 7 4 6। दोस्तों देखिए यहाँ पे कार्बन कितना हो गया? 4 हो गया। कार्बन यहाँ पे कितना है? 4 ही है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पे 12। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे हमारा? 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पे हमारा 14। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 4 दूनी 8 और 6, 8 और 6 14। तो पहला वाला ही क्या हो जाएगा? सत्य वाला हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।